वन टैक्स फॉर वन कंट्री। दुनिया के किसी भी देश की ताकत उसकी इकोनॉमी ग्रोथ रेट और विजनरी पॉलिसीज पे तय होती है। हमारा देश जो है आज के दुनिया के दूसरे देशों की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगर हम बात करें हमारा देश जो है वो तरक्की कर रहा है तो इसकी मुख्य वजह क्या है, तो हम बात करते हैं हमारे देश की बढ़ती हुई कारगर सोच और बड़े फैसले। बड़े फैसलों में एक बड़ा फैसला है जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। नमस्कार, मैं सोनिका ढडवाल। जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है जीएसटी अनुपालन। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं पूनम ठाकुर जी, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज में। मैम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सोनिका जी। सभी दर्शकों को पूनम ठाकुर का सादर नमस्कार जी। मैम, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आज का हमारा विषय है जीएसटी। अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी अनुपालन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है? किसी भी एक्ट के तहत विभिन्न प्रकार के रूल्स और रेगुलेशंस उल्लेखित होते हैं और चूंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है तो व्यवसायियों को इसका अनुपालन करनी होती है। जो उसके अंदर प्रावधान किए गए हैं, जो नियमावली बनाई गई है, उनको मानने को जीएसटी कंप्लायंस कहते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन लेना, कि अगर आप उस थ्रेशोल्ड को पहुंच गए हैं तो समय पे रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवाना। उसके बाद अगर आपने पंजीकरण करवा लिया है तो रिटर्न फाइलिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। इनवाइस आप प्रॉपर इशू करें, एक्यूरेटली इशू करें और कंप्लीटली इशू करें और अपने रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन करें। उसी को हम जीएसटी कंप्लायंस कहते हैं। मैम, बात करें कि अगर हम आज के समय की बात करें तो करदाताओं के लिए बड़ा अनुपालन करना और उच्च रेटिंग प्राप्त करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया है? किसी भी रूल और रेगुलेशन या एक्ट के अंदर जब भी कोई प्रावधान किए गए होते हैं, अगर उनकी प्रॉपर तरह से पालन होता है तो ना केवल जो क्रेडिबिलिटी होती है टैक्स पेयर्स की वो एनहांस होती है, बल्कि जैसे इन्वेस्टमेंट के पर्पस से भी आप बात करें तो आपकी क्रेडिबिलिटी अगर ज़्यादा होगी तो आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी आपकी प्रॉपर होंगी, तो बाहर से इन्वेस्टर्स भी आके जो है उसमें इन्वेस्ट करेंगे, कस्टमर्स की भी सेटिस्फेक्शन होगी। और दूसरी बात ये है कि जब आपका सारा कामकाज आप कंप्लायंस प्रॉपर करते हैं तो विभाग की जो विभिन्न प्रकार के नोटिस है उनका जो आपको जो आते हैं, आपको रिसीव होते हैं या आपको रिस्क फैक्टर में आप कम आते हैं, आपकी स्क्रूटनी जो है या ऑडिट जो है आप रिस्क पैरामीटर्स में कम पाए जाएंगे और आप अपने समय को ना केवल उन कंप्लायंसेस को पूरा करने में व्यर्थ करेंगे, अपितु जो आपका बहुमूल्य समय है उसको आप जो है अपनी बेटर ग्रोथ के लिए जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, ये तो बात की हमने कि जैसे जीएसटी के बारे में, कि ग्रोथ के बारे में और रेटिंग के बारे में बात की। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, अगर आपको हमें पंजीकृत कराना है और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें क्या सुझाव दिए गए हैं, या अगर हैं कि बदलाव की बात करें तो क्या बदलाव आए हैं? जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ और शुरू से ये पैन बेस्ड आधारित है। उसके बाद इसके अंदर आधार की वैलिडेशन जो है वो अनिवार्य की गई, लेकिन क्योंकि सिस्टम जो है उसको फुल प्रूफ करना है ताकि उसके अंदर ऐसे कोई डिफ़ॉल्टर्स या ऐसे कोई फ्रॉड ना कमिट हो जाए, इसलिए पंजीकरण को और ज़्यादा सुदृढ़ करने के लिए और जो आपका सिस्टम है उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखा जाए ताकि इसके अंदर कोई भी ऐसी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हो, कोई फेक इनवाइसिंग ना हो, आईटीसी कोई जो है सर्कुलर ट्रेडिंग करके ना लेता रहे। इसके लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का जो है वो जीएसटी के अंदर प्रावधान किया गया है, जो कि पंजीकरण में अभी अभी लागू हुआ है। और इसके अंदर 2 जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इसको लागू भी कर दिया गया है, वहाँ पे सुचारू रूप से हो रहा है आधार जो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन है। जैसे आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें और गुजरात में, और इसको फेज्ड मैनर में पूरे भारतवर्ष में ही इसको लागू किया जा रहा है। जी मैम, बात करते हैं हम रिटर्न फाइलिंग की। अगर हम बात करें तो रिटर्न फाइलिंग को लेके भी कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण जो है फैसले लिए गए हैं या बदलाव किए गए हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी आपसे। अनुपालना की अगर हम बात करें तो पंजीकरण के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आती है वो आती है विवरणी का भरना। जी, तो ये ड्यू डेट्स होती हैं। जैसे आपने कोई भी जो व्यवसायी है उसको अपनी इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी का प्रावधान रहता है जो हम जीएसटीआर 1 बोलते हैं।
या जो अगर मान लीजिए अगर किसी ने कोई स्कीम ऑप्ट कर रखी है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग, मंथली पेमेंट स्कीम, तो वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के तहत अपने इनवॉइसेस को अपलोड करता है। उसी तरह से जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट्स है या समरी जो भरते हैं, विवरणी भरते हैं, वो उसके लिए GSTR 3B जो है उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। उसी तरह से जो छोटे हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कंपोजिशन स्कीम है, वो CMP 08 भरते हैं। उसी तरह से जो TCS के टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हैं, वो GSTR 8 भरते हैं। तो इन सभी की, इन रिटर्न्स की कोई ना कोई ड्यू डेट होती है। तो ड्यू डेट जो है, मान लीजिए मंथली है, उसको अगले महीने की 20 तारीख तक भरनी होती है। उसी तरह से अगर QRMP टैक्स पेयर है, उसको जो है त्रैमासिक विवरणी का उसके लिए प्रावधान रहता है। तो जैसे ही वो 3 महीने का वक्त पूरा हो जाता है, उसके जो नेक्स्ट मंथ होता है, उसकी आपको जो है वो 24 तारीख को रिटर्न भरनी होती है। तो ये प्रावधान अब पिछले वर्ष से किया गया है कि जो भी ड्यू डेट है, उसके 3 वर्ष के समापन के बाद ना तो GSTR 1 भरी जाएगी, ना GSTR 3B, ना ही GSTR 8 और ना ही जो है आपकी GSTR 4 जो कि एनुअल रिटर्न है कंपोजिशन टैक्स पेयर्स की, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चेक लगाना पड़ता है सिस्टम में। तो ड्यू डेट सरकार ने दे रखी है, ड्यू डेट के भी 3 वर्ष तक का समय दे रखा है। उसके बाद जब एक्सपायरी हो जाती है ड्यू डेट के 3 वर्ष के बाद तक की, तो ये प्रावधान किया गया है कि उसको जो है वो आप उनको अलाउ नहीं करेंगे। उसके साथ साथ विवरणी में ये है कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी सुविधा दी गई है कि वो जो अपने प्रीवियस ईयर्स हैं उसको साल दर साल जो है वो अपने फाइनेंशियल ईयर वाइज अपनी विवरणी को वहाँ पे सिस्टम से जो है वो ट्रैक कर सकते हैं। उसी के साथ मान लीजिए अगर वो रिटर्न भरते हैं और रिटर्न के अंदर कोई भी मिसमैच है, तो ये प्रावधान किया गया है कि उनको जो है वो मिसमैच के आधार पे नोटिस भी आ सकता है। मैम, हम 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें, ये सुनने में बहुत आ रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है और इसके बारे में थोड़ी सी मैं चाहती हूं कि मेरे दर्शकों को जो है वो जानकारी दें, क्योंकि अब समय है, टैक्स भरने का भी समय आ गया है, तो टैक्स भी भरे जाने। थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए आप। जिस प्रकार से पंजीकरण को ज़्यादा फुल प्रूफ बनाने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन का प्रावधान किया गया है, उसी प्रकार से जैसे आप बात कर रहे हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी एक प्रावधान है, जो कि सिस्टम को ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने के लिए और उसको फुल प्रूफ बनाने के लिए जो है वो किया गया है। इसके तहत जैसे आप कोई भी ई-इनवॉइस के प्रावधान में अगर कोई टैक्स पेयर आता है और वो ई-वे बिल भरता है, तो ई-इनवॉइस और ई-वे बिल भरने के वक्त जैसे ही टैक्स पेयर अपने लॉगिन में जो है वो जाएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा, उसी वक्त उसको सिस्टम जो है वो प्रॉम्प्ट करता है। एक तो हो गया पासवर्ड 1 फैक्टर, जो दूसरा फैक्टर रहेगा उसको एक प्रॉम्प्ट आएगा सिस्टम से कि आप जो है एक 1 जो OTP कोई आया है, जो पासवर्ड आपने सेव करके रखा है जो आपको आया है, उसको आप वैलिडेट करें। तो वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है ना केवल ई-इनवॉइसिंग के वक्त बल्कि ई-वे बिल के वक्त भी जो है आपको ऑथेंटिकेशन जो है उस OTP से करनी पड़ेगी। इसी को हम 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करते हैं, ताकि सिस्टम में जो है कोई भी डिफ़ॉल्टर्स जो ना आ जाए और उसको जो है इनवॉइस जो है कोई गलत ना बनाता रहे, ई-वे बिल कोई फ्रॉडलेंटली कोई एक्टिविटी ना हो जाए उसके साथ। इस प्रकार से ये बात की हमने कि अगर हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, या हम कहीं ट्रांसपेरेंसी की हमने बात की कि किस तरह से ट्रांसपेरेंट करने के लिए सब इसको बनाया गया है और जो है इसमें चेंजेस भी किए जा रहे हैं। मैं बात करें, अगर हम पेनल्टी की बात करें कि अगर इसके लिए भी अगर वो गलत तरीके से कुछ करता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या प्रावधान है और क्या इसके लिए क्या नए बदलाव लाए गए हैं। हाँ जी, पेनल्टी के प्रावधान जो हैं वो हमारे एक्ट में लिखे जा चुके हैं। पेनल्टी ना केवल सेक्शन 122 में बल्कि 125 में भी पेनल्टी के प्रावधान है। उसके अलावा जहाँ पे भी आपकी जो सेक्शन है डिमांड एंड रिकवरी के, उसमें भी पेनल्टी के प्रावधान है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी अपनी रिटर्न जो है नहीं भरते हैं, उनको नोटिस जारी होता है। अगर नोटिस जारी करने के 30 दिन के भीतर कंप्लायंस आ जाती है तो पेनल्टी डीम विड्रॉ हो जाती है। उसी प्रकार से एक जो नया प्रावधान किया गया है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपका 17-18 का साल है या 18-19 का साल है, 19-20 या 20-21 का, इन वर्षों के अंदर जो भी आपको डिमांड और रिकवरी के नोटिसेस आए हैं, उनके अंदर टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी अगर आपको जो है वो कन्वे हुआ है और आप इसको जो है 31 मार्च 2025 तक टैक्स अलॉन्ग विद इंटरेस्ट भर देते हैं, तो जो पेनल्टी है उसके अंदर आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स हैं, जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, उनको कुछ पेनल्टी के प्रावधान किए गए हैं। उनको 10,000 की पेनल्टी या फिर जितना टैक्स है विच एवर इज़ हायर,
वो जो है उनको 10% ऑफ द टैक्स विच एवर इज़ हायर जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को लगाया जाएगा। अगर वो अपने रिटर्न के अंदर प्रॉपर डिटेलिंग नहीं करते हैं कि उन्होंने अनरजिस्टर्ड या एग्जम्प्टेड जो सप्लाईज हैं वो किस टैक्स पेयर ने की है, उनको पेनल्टी तब भी लग सकती है कि अगर एग्जम्प्टेड के बजाय वो अनरजिस्टर्ड को अपने यहाँ से सामान को जो है उसको सप्लाई करने देते हैं, या ऐसे इंटरस्टेट सप्लाई करने देते हैं ऐसे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को जो एलिजिबल नहीं है, तो उनको भी पेनल्टी के प्रावधान किए गए हैं। हाँ जी मैम, इनकम टैक्स क्रेडिट्स की अगर हम बात करें तो उसमें कई जो हैं वो मॉडिफिकेशंस की गई हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि जीएसटी अनुपालन की बात करें तो उसमें कई मॉडिफिकेशन की गई हैं इनकम टैक्स क्रेडिट्स में। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ मेरे दर्शकों का विस्तार से बताइए कि क्या मॉडिफिकेशंस की गई हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे कि इसका नाम है कि ऐसे क्रेडिट या ऐसा टैक्स जो किसी भी टैक्स पेयर ने पहले भरा है उसका क्रेडिट जो है उसको समय के साथ साथ सीमलेसली क्रेडिट जो है प्राप्त हो जाता है। तो सेक्शन जो 16 है हमारा प्रावधान के अंदर जीएसटी एक्ट के तहत, उसके सारे के सारे जो क्लॉजेज हैं उसकी अनुपालना जब होगी तो आईटीसी उनको कम्प्लीटली मिल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई भी पहले ऐसा होता था कि अगर रिसिपिएंट नहीं, अगर 180 दिनों के अंदर सप्लायर को अपनी इनवॉइस जो वैल्यू होती थी उसको भुगतान नहीं करते थे तो उनको वो रिवर्स करना पड़ता था उस पे आईटीसी। लेकिन अब ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी रिसिपिएंट अगर 180 दिनों के बाद अलॉन्ग विद इंटरेस्ट अगर भर देता है उस इनवॉइस वैल्यू को तो वो आईटीसी को जो है वो ले सकता है। दूसरी बात ये है कि जितना भी आपके पास अवेलेबल आपके 2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा उतना ही आप जीएसटीआर 3B में जो है वो ले सकते हैं। अगर आप किसी समय जो अवधि है या जो आपकी वैल्यू है उससे अधिक लेते हैं तो आपको जो है वो नोटिस आ जाता है DRC 1C, तो उसके पार्ट बी में टैक्स पेयर्स को जो है उसका रिप्लाई देना होता है। उसके साथ साथ अभी जो 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें भी सिफारिश की गई है कि जो सेक्शन 16(4) के तहत जो भी इनवॉइस के आधार पे या डेबिट नोट के आधार पे जो आपको आईटीसी अवेलेबल रहेगा वो अगर आपने साल 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 का अगर आपने उसका जो है भुगतान कर दिया है तो उसको जो है आप एक पर्टिकुलर डेट तक अगर जो है उन्होंने स्पेसिफाई की है तो आप जो है उसको 17-18 के लिए पहले अवेलेबल रहता था 30 अप्रैल 2019 तक का, 18-19 के लिए ये था 20 अक्टूबर 2019, लेकिन अब इसको बढ़ा के जो है वो 30 नवंबर जो है 2019 तक अगर आपने अपनी सारी रिटर्न्स भर दी हैं तो उनको आईटीसी वो अवेलेबल रहेगा। मैम, जैसे अभी आपने बात की कि जीएसटी काउंसिल की भी हाल ही में जो मीटिंग हुई है तो थोड़ा सा मैं उस मीटिंग के ऊपर जाना चाहूँगी। जो जीएसटी काउंसिल की अभी जो मीटिंग हुई है उसके प्रमुख हाइलाइट्स क्या थे और कौन से ऐसे सेक्टर्स की अगर हम बात की, क्या किसी सेक्टर्स को कुछ छूट दी गई है? हाँ जी, अभी ये जो मीटिंग है जीएसटी काउंसिल की जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारे जीएसटी के अंदर, उसकी मीटिंग 53rd हुई अभी नई दिल्ली में और इसको चेयर किया हमारे वित्त मंत्री, माननीय वित्त मंत्री ने। इसके तहत बहुत सारे सिफारिशें और बहुत सारी रिकमेंडेशंस जो हैं वो सामने आई हैं। सेक्टर स्पेसिफिक की अगर बात करें तो रेलवे सेक्टर की हम बात करेंगे, उसमें बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिसमें जो रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसमें छूट दी गई है। जैसे कि जो प्लेटफॉर्म पे टिकट्स की सेल होती है उसमें जीएसटी में अब छूट का प्रावधान रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई क्लॉक रूम सर्विसेज को उसको अवेल करता है तो उसमें भी छूट का प्रावधान रहेगा। जो आपके रिटायरिंग रूम है या जो आपका वेटिंग रूम है उसकी सर्विसेज को अगर कोई अवेल करता है उसमें भी जीएसटी के छूट का प्रावधान है। उसके अलावा जो रेलवे की इंट्रा जो रेलवे ट्रांजैक्शंस होंगी उसके अंदर भी जीएसटी की छूट दी गई है। तो दूसरे सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो है आपका प्रीमियम का सेक्टर। प्रीमियम एक काफ़ी ज़्यादा जो है एक कॉम्प्लेक्स सेक्टर है। उसके अंदर ये जो है डिस्कशन किया गया कि कहीं ना कहीं इस कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह से एड्रेस किया जाए। तो इसको एड्रेस करने के लिए जो था कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान किए गए कि जैसे आपका क्रो इंश्योरेंस जो आपके प्रीमियम्स हैं या जो आपके कुछ आप इंस्टॉलमेंट्स वगैरह देते हैं या जो आपकी कमीशन होती है, जो इंश्योरेंस की कमीशन होती है, उसको नो जीएसटी के अंदर जो है डाला गया। यानी कि ये सप्लाई ही नहीं मानेगी, ना ये गुड्स माना गया ना सप्लाई कहने का मतलब जो को इंश्योरेंस आपके प्रीमियम्स है और जो आपके इंश्योरेंस कमीशंस हैं उनको नो जीएसटी डिक्लेयर किया गया, जो कि बहुत बड़ा रिलीफ है
इंश्योरेंस वालों के लिए, और इसको जो है शेड्यूल 3 के अंदर जो है रखने का प्रावधान किया गया। इससे बहुत सारा जो है सरलीकरण होगा। मैम, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की बात करें, अगर हम टैक्स मैकेनिज्म की बात करें तो उनकी इन्हांसमेंट भी की गई है, तो इसमें इससे क्या अभिप्राय हम समझें? हाँ जी, जैसे कि एनहांसमेंट की अगर हम बात करें तो जीएसटी में जैसे कि बहुत सारे आप देखते हैं कि कंप्लाइंसेस है। जैसे हमने रिटर्न फाइलिंग की बात की, तो रिटर्न फाइलिंग जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट है, जो जीएसटीआर 1 है, उसके अंदर पहले ऐसा होता था कि उसके अंदर कोई भी आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे। जो एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी होती है या आईएफएफ है, तो उसके 3 आपके मंथ्स होते हैं एक क्वार्टर के अंदर, तो फर्स्ट और सेकंड मंथ में या जीएसटीआर 1 में अब ये प्रावधान रहेगा कि आप उसके अंदर या तो अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और जब आप जीएसटीआर 3 भी भरने से पहले जो आपकी रिटर्न है, जो आपकी समरी स्टेटमेंट है, ताकि वो करेक्टली भरी जाए, ताकि जो आपका टैक्स है वो प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो, इसलिए जीएसटीआर 1A का प्रावधान किया गया है। और जो दूसरी अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है टीसीएस एक मैकेनिज्म है, उसके अंदर भी जो आपके कुछ सप्लायर्स हैं, वो जो आपका अपने गुड्स की सप्लाई करते हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हैं। जैसे कि हमारे दर्शक जानते हैं, वो भी बहुत सारी शॉपिंग जो ऑनलाइन करते हैं। तो जो सप्लायर्स अपने सामान को इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेचते हैं, उन सप्लायर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा बोझ रहता है 1%, क्योंकि कलेक्ट करते हैं टीसीएस के कलेक्टर्स। तो 0.5% एसजीएसटी रहता था और 0.5% सीजीएसटी। तो जो आप मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो वो मैकेनिज्म जो है वो टीसीएस में ये किया गया, ये सिफारिश की गई है कि अब 0.25% जो है वो एसजीएसटी रहेगा और 0.25 जो है वो सीजीएसटी रहेगा, ताकि ना केवल जो टीसीएस के आपके कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उनके लिए एक एनवायर फ्रेंडली बिजनेस जो है वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, बल्कि जो सप्लायर्स इन कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू व्यवसाय करते हैं उनका भी जो है बोझ वो थोड़ा कम हो। हाँ जी मैम, जो टैक्स पेयर होता है वो हमेशा चाहता है कि उसको कुछ राहत मिले। वो हमेशा जो है, अगर बजट भी देखें या हम बात करें, तो हमेशा ये रहता है कि टैक्स पेयर को क्या राहत मिली है। तो थोड़ा सा मैं वही जानना चाहूँगी कि अगर हम टैक्स पेयर की राहत की बात करें तो क्या राहत दी गई है? हाँ, बहुत सारी राहत है। हम तो क्योंकि अपने दर्शकों को इससे अवगत कराना चाहेंगे कि पोर्टल के अंदर भी अब एक ऐसी फैसिलिटी प्रदान की गई है कि मान लीजिए आपका किसी कारणवश आपका नंबर जो है जीएसटी नंबर रद्द हो जाता है, लेकिन आप अपनी पूरी रिटर्न फाइलिंग कर देते हैं अप टू डेट, तो उसके अंदर ऑटोमेटेड एक जो है वो जो ड्रॉप प्रोसीडिंग आ जाएगी और आपका नंबर जो है ऑटोमेटिकली जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसटीआर 1 में भी एक 1A का प्रावधान रखा गया है। वो अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं, एरर फ्री बना सकते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को प्रॉपर्ली कन्वे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, पहले ऐसा होता था कि जो इंटरेस्ट था वो आपका नेट अमाउंट पे लगता था। अगर आपकी जो रिटर्न फाइलिंग है वो ड्यू डेट पे नहीं हुई है, तो पूरा नेट जो लायबिलिटी होती थी उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट का प्रावधान रहता था। लेकिन अब सरकार ने ये सिफारिश की है 53rd जीएसटी काउंसिल के तहत कि जो आपका रूल 88B है उसके अंदर अब जो है संशोधन किया जाएगा। अगर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के दौरान आपके कैश लेजर में कोई भी कैश पड़ा होगा, तो जितनी आपकी नेट लायबिलिटी होगी उसमें से उस कैश की अमाउंट को माइनस किया जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट लायबिलिटी। मान लीजिए अगर आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी या जो आपकी टोटल जो है आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 100 रुपीज़ है, लेकिन अगर आपके कैश लेजर में जो है 80 रुपीज़ हैं और आपने 20 ही आपने एक्स्ट्रा भरने, तो 80 रुपये को उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। और जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी होगी, मान लीजिए आपने पूरा ही लायबिलिटी कैश से करनी है, तो 20 जो आपका बच गया उसके ऊपर ही आपकी जो है वो लायबिलिटी रहेगी आपकी इंटरेस्ट की भरने की। मैम, आपने भी बात की कि जीएसटी रद्द की बात की, तो जीएसटी जो आपका वो रद्द कब होता है? जीएसटीएन जिसको हम कहते हैं, जीएसटी का पंजीकरण, वैसे तो सरकार बहुत सारा जो है ये टैक्स पेयर फ्रेंडली भी है, और लेकिन क्योंकि सिस्टम को हमने फुल प्रूफ बनाना है, उसको जो है हमने एक्यूरेट बनाना है ताकि इसके अंदर डिफ़ॉल्टर्स ना आ जाएं, तो बहुत सारा ऐसा नहीं है कि एकदम से ही कोई भी पंजीकरण रद्द हो जाएगा। पहले किसी भी टैक्स पेयर को नोटिस जारी किए जाते हैं और नोटिस भी जो है वो विभिन्न उसके अंदर जो है वो कारण होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर उसने रिटर्न कंटिन्यूसली वो डिफ़ॉल्टर है 6 महीने ऐसे ज़्यादा का, तो उनको जो है एक एससीएन जारी किया जाता है, शो कॉज नोटिस, कि क्यों ना आपका पंजीकरण जो है रद्द किया जाए। उसके ऊपर उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाती है, रिप्लाई दिया जाता है। अगर उससे विभाग सहमत नहीं है तो आपका पंजीकरण रद्द हो सकता है। उसके अलावा अगर आपने पंजीकरण ले लिया है और कंटिन्यूसली आप उसके अंदर कोई भी व्यवसाय नहीं कर रहे हैं,
तो भी आपको नोटिस आके, अगर नोटिस वो सर्व होता है या नोटिस वो फिर उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई भी व्यवसाय सुचारू रूप से नहीं चलता है, तब भी पंजीकरण रद्द हो सकता है। हाँ जी। अगर हम जीएसटी कानूनी ढांचे की बात करें तो उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, जैसे हमने अभी बहुत सारी चीज़ें सुनी कि कैसे आपका रद्द हो सकता है, प्रॉपर नोटिफिकेशंस आती हैं, अगर उस कानूनी ढांचे को स्ट्रीमलाइन करने की बात करें तो क्या ऐसे कदम कैसे उठाए जा रहे हैं? उसके अंदर बहुत सारी सिफारिशें जो है, ना केवल विभिन्न जो आपकी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर सिफारिशें जो आती हैं उनको फिर नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स के तहत जो है वो लागू किया जाता है। अभी हाल ही की हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं, जैसे कि स्ट्रीमलाइन करने के लिए, जैसे अपील की ही अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी लिटिगेशंस पाइल अप ना हो जाए और गवर्नमेंट को भी ईज़ ऑफ जो है डूइंग दी जाए, उसके लिए ऐसा किया गया है कि जो आपके 20 लाख तक की मात्रा की जो रिटर्न्स है, जो अपील हैं, वो जीएसटी ट्राइब्यूनल में फाइल की जाएंगी और 1 करोड़ तक की हाई कोर्ट के पास आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं और 2 करोड़ और उसके अबव की जो रिटर्न फाइलिंग होगी वो सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी। हाँ जी। उसके अलावा भी जैसे अपील की ही अगर हम बात करें, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, जैसे एंटी प्रॉफिटरिंग अगर हम बात करें, ये एक ऐसा प्रावधान है जिसको सेक्शन 171 के तहत जो है प्रिस्क्राइब किया गया है। यानी कि अगर किसी भी वस्तु या सर्विसेज का रेट ऑफ टैक्स कम होता है तो जो बेनिफिट ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स है या जो बेनिफिट ऑफ आईटीसी है, दैट शुड ट्रिकल डाउन टू द लास्ट कंज्यूमर। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो उसके तहत एक अथॉरिटी का प्रावधान है, इसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसके तहत इसकी सुनवाई होती है और उसके मेंबर्स होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं। तो अभी हाल ही में जो हम स्ट्रीमलाइन की बात करते हैं उसके अंदर भी जो है अभी एक प्रावधान किया गया कि उसके लिए एक अथॉरिटी प्रिस्क्राइब की गई और संशोधन किया गया सेक्शन 171 के अंदर और 109 के अंदर, जिसको हम सनसेट कहते हैं। उसके अंदर जो है एक अथॉरिटी जो है ट्राइब्यूनल के अंदर ही प्रिस्क्राइब की गई है कि अभी आपकी 1 अप्रैल और उसके बाद की जो नेक्स्ट आपकी एंटी प्रॉफिटरिंग की अपील्स होंगी वो वहाँ पर सुनी जाएंगी। मैम, हमेशा जब भी हम कोई सामान भी खरीदते हैं या अगर हम किसी चीज़ की भी शॉपिंग के लिए भी जाते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है हमें रेट्स की। तो अब मैं थोड़ा जीएसटी रेट्स पे आना चाहूँगी, क्या जीएसटी रेट्स में भी बदलाव हुए हैं? हाँ जी, बहुत सारी सिफारिशें की गई है क्योंकि हम तो वैसे भी हिमाचल के ऊपरी हिस्से में हैं और ये सेब की बेल्ट है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि हमारे जो कार्टन्स हैं, जो बॉक्सेस हैं, उनका जो 18% से जीएसटी घटा के 12% हो, जो कि पहले भी 12% था। तो अभी एक खुशखबरी है हमारे दर्शकों को कि कार्टन्स और जो बॉक्सेस हैं, चाहे कॉरुगेटेड हैं या नॉन कॉरुगेटेड हैं, उन सारे बॉक्सेस पे जीएसटी का रेट 18 से 12% कर दिया गया है। अगर हम मिल्क केन्स की बात करें, चाहे वो किसी भी मटेरियल की हैं, उनका भी जो रेट ऑफ टैक्स है वो घटा के 12% कर दिया गया है। उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिनके रेट ऑफ टैक्स को रैशनलाइज किया गया है। जैसे आपके अगर सोलर कुकर्स की हम बात करें, उस पर 12% है और जो आपके एयर किट्स हैं उसको 5% पे रखा गया है, जो टूल्स और किट्स हैं उसमें। मैम, जीएसटी का अनुपालन और उसका सरलीकरण की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से उसको सुदृढ़ बनाया जा रहा है? उसको सुदृढ़ बनाने के लिए जैसे सबसे पहले हमने बात की थी शुरू में कि 4 चीज़ें जो है महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं 4 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहता है। जैसे कि हम बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं है, ये मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि सारे के सारे टैक्स पेयर्स को ही बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करवानी पड़ेगी। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डाटा एनालिसिस के बाद या रिस्क पैरामीटर्स को देखने के बाद ही ऐसे एप्लीकेशंस को जो रजिस्ट्रेशन की है उनको पिकअप किया जाएगा कि जिनको आधार जो है बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के लिए रखा जाएगा। उसके तहत जो है आइरिस जो आपका स्कैन होगा और फिंगरप्रिंट का जो है स्कैन का प्रावधान रखा गया है। तो जैसे पहले आधार ऑथेंटिकेशन होती थी उसके अंदर एक ओटीपी आता था, इसके अंदर जिनको सिलेक्ट किया जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, बायोमेट्रिक के लिए, उनको एक ओटीपी आएगा, वो एक लिंक आएगा। उस लिंक के तहत वो अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको जो है वो मतलब लॉकअप कर सकते हैं और उसके अंदर वो बता सकते हैं अपनी ईमेल के अंदर कि 15 दिनों के भीतर जो है उनको जो जीएसटी सुविधा केंद्र है वहाँ पे जाके अपना वैलिडेट करवाने अपने और डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। उसके अलावा जैसे रिटर्न फाइलिंग की बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में जो है सरकार ने
टैक्स पेयर्स को बहुत सारी राहत दी है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बहुत सारे हर एक ही टैक्स पेयर को पिकअप नहीं किया जाता है स्क्रूटनी के लिए और ऑडिट के लिए, तो ये भी सरकार ने कहा है कि जितने भी आपके अगर कंप्लायंट टैक्स पेयर्स हैं और उनका रिस्क फैक्टर्स में वो नहीं फॉल करते हैं तो उनको कम से कम जो है उनको ना नोटिस जारी किए जाएं। और ये भी प्रावधान किया गया है कि कंप्लायंट टैक्स पेयर्स हैं उनकी रेटिंग जो है वो प्रॉपर रहे। हाँ जी मैम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब हमने टैक्स रेट्स की भी बात की, हमने पॉलिसीज़ की भी बात की, हमने किस तरह से न्यू फॉर्मेशंस हो रही हैं, मॉडिफिकेशन हो रही हैं, उसके बारे में भी बात की। मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप मेरे दर्शकों को संदेश दें, और अगर जो हमने अभी विषय हमने जो डिस्कस किया उसमें कोई ऐसा विषय रह गया हो जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हमारे दर्शकों को जो है वो आप संदेश दें। हाँ जी, हमारे दर्शकों में क्योंकि व्यवसायी नहीं बहुत सारे कॉमन लोग भी हैं और हम जानते हैं कि जीएसटी एक ऐसा प्रावधान है जो हम सब के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सबको ये चाहिए कि हम इसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम जब भी सामान लें, कोई भी सर्विसेज लें, चाहे हम अपने स्टेट से लें गुड्स या हम बाहर से लें, तो हम बिल जरूर लें और हम कोई भी भुगतान हम कोशिश करें कि हम ऑनलाइन जो है उसको भुगतान करें। और बिल पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखवाएं और इस इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम को और अच्छा और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फ्रांस जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश था जो 1954 में जो है वो लागू किया गया था। अब जीएसटी जो है 140 देशों में लागू हो चुका है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ और उसकी विजन पॉलिसी से तय होती है। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार।